नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गुप्ता है और मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में एक सीनियर कैंसर सर्जन हूँ। Uh, Good morning, everyone. I'm Dr. Kuldeep Sharma. I'm working as radiation oncologist at Venkateshwar Hospital. एंड मैं और डॉक्टर सौरभ दोनों एक टीम में हैं और हम अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर कैंसर का ट्रीटमेंट और उनसे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज के दिन को वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे की तरह मनाया जाता है। 27 जुलाई 2014 को न्यूयॉर्क पे एक इफ्नॉस और अमेरिकन हेड एंड नेक सोसाइटी की मीटिंग में ये तय किया गया था कि आज के दिन को हर साल वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे की तरह मनाएं और हेड एंड नेक कैंसर्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के काम करें। हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करूं तो ये मेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर है और लेडीज में भी थर्ड या फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर हेड एंड नेक में होता है। और हेड एंड नेक कैंसर्स अपने आप में यूनिक हैं क्योंकि बाकी कैंसर्स की तरह ये उतने फेटल नहीं है, जल्दी से शरीर में फैलते नहीं, लोकली ज़्यादा फैलते हैं और मुंह और गले के इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर केसेस बढ़ जाए, कैंसर बढ़ जाए, खाने पीने में मुश्किल आती है, मुंह से खून आने लगता है, कभी कभी मुंह में छेद हो गया, गाल फट गया, बदबू आ रही है, तो पेशेंट की लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है एंड हम लोग भी हेल्पलेस हो जाते हैं उस कंडीशन में कि पेशेंट को कंफर्टेबल कैसे किया जाए। सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इन सब की बातें हम आगे करेंगे, बट इस कंडीशन में पेशेंट को कंफर्टेबल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा यूनिक फीचर हेड एंड नेक कैंसर्स का ये है कि ये फोर्थ स्टेज में भी क्योरेबल होते हैं। हम मानते हैं चौथी स्टेज है, शरीर में फैल गया, कुछ नहीं हो सकता, बट हेड एंड नेक कैंसर्स अगर स्किन को या जॉ बोन को इन्वॉल्व कर लें, टेक्निकली उसे भी स्टेज 4 कहते हैं, बट स्टिल वो क्योरेबल है। हमारी मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स हेड एंड नेक के इसी स्टेज में मिलते हैं। फोर्थ स्टेज का नाम सुन के एटलीस्ट हेड एंड नेक में मत घबराइए। तीसरा, एज अ हेड एंड नेक सर्जन हमारे लिए चैलेंजिंग हेड एंड नेक ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ ऑन्कोलॉजिकल आउटकम के साथ साथ हमें एक अच्छा फंक्शनल और कॉस्मेटिक यानी चेहरे की सुंदरता को भी बरकरार रखने का चैलेंज होता है और जो हम करते हैं वो सामने दिखता है, तो इसीलिए हेड एंड नेक कैंसर्स का ट्रीटमेंट भी चैलेंजिंग है। मोस्ट कॉमन कॉजेज में टोबैको और अल्कोहल की बात की जाती है। हेड एंड नेक कैंसर्स 80 या 90% ऑफ द टाइम्स टोबैको या अल्कोहल से होते हैं। टोबैको पे स्पेसिफिकली जोर देना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में अगर 610 मिलियन यूजर्स टोबैको के अगर हैं एक डेटा के हिसाब से, तो इंडिया में ही 245 मिलियन यूजर्स है, विच मेक्स इट अराउंड 39 to 40% ऑफ द टोबैको यूजर्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। Tobacco is the most common cause of preventable death. Around 30% of the cancer deaths are due to tobacco. अगर दिल्ली की बात करूं सिर्फ, तो एक पुराने डेटा के हिसाब से लगभग 25% प्रेवलेंस है टोबैको का दिल्ली में। हर 4 में से एक इंसान टोबैको किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर रहा है। 10,800 के आसपास की डेथ्स पर ईयर दिल्ली में हो रही हैं। अगर उसको आप 365 से डिवाइड करें तो लगभग 29 से 30 डेथ्स पर डे दिल्ली में सिर्फ टोबैको की वजह से हो रही है। लगभग 85 बच्चे डेली टोबैको इनिशिएट कर रहे हैं, नई आदत डाल रहे हैं टोबैको की। गैट्स ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2020 के हिसाब से 34% ऑफ द चिल्ड्रन आर इनहेलिंग द पैसिव स्मोकिंग, जो कि उनके घर में उनके रिलेटिव्स या उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। वो खुद स्मोक नहीं कर रहे, फिर भी 34% बच्चे टोबैको स्मोक को इनहेल कर रहे हैं। ओवरऑल हाफ ऑफ द टोबैको यूजर्स डाई बिकॉज ऑफ द इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। हर 2 में से एक इंसान टोबैको के कारण जा रहा है। ये कुछ अलार्मिंग डेटा है और ये काफी पुराना डेटा है जो कि अब खराब ही हुआ है। हमारे डेली ओपीडी में भी हम देखते हैं कि दी एज एट प्रेजेंटेशन भी कम हो गई है। पहले 40, 45 या 50 साल के लोगों को हेड एंड नेक कैंसर मिलता था, आजकल 20, 25, 18 साल के लड़के भी एडवांस हेड एंड नेक कैंसर के लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे आगे हम चर्चा करेंगे इस पे। मैं डॉक्टर कुलदीप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको और इसके बारे में जानकारी दें। हाँ, तो ये बात हुई हमारे इस कैंसर के इंट्रोडक्शन और उसके कॉजेज के बारे में। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है एज अ डॉक्टर कि जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया कि जो ये हमारा एरिया है, जो हेड एंड नेक वाला एरिया है, वो हमारा बहुत वाइटल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा हमारी अपीयरेंस, हमारे एस्थेटिक्स, हमारा खाना पीना, बात करना, खाना चबाना, सांस लेना, ये सारे फंक्शंस हमारे इसी एरिया से एसोसिएटेड हैं। तो जब भी हम
कोई ट्रीटमेंट डिसीजंस लेते हैं तो हम ट्यूमर बोर्ड में आपस में बैठ के यही डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरह इस पेशेंट को ट्रीट करें कि उसको कम से कम प्रॉब्लम्स हो, उसकी लाइफ के जो वाइटल फंक्शंस हैं वो कम से कम कॉम्प्रोमाइज हो और बेटर से बेटर हम उसको आउटकम दे सकें। सो इसके लिए हम मेनली 3 मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले सर्जरी, सेकंड नंबर पे रेडिएशन और रेडियोथेरेपी जिसे कहते हैं, और तीसरे नंबर पे कीमोथेरेपी। सो हर पेशेंट में हम उसकी बीमारी की स्टेज के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार इन तीनों चीज़ों को अकेले या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं। कई पेशेंट्स को पहले सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। कईयों को हम सिर्फ रेडिएशन से ठीक कर सकते हैं, कईयों को अगर बीमारी बहुत छोटी है तो सिर्फ सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, और अगर पेशेंट की डिसीज़ काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है तो फिर हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। बट आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जितना भी कैंसर का ट्रीटमेंट है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे सोसाइटी में ओवरऑल ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि कैंसर को ठीक ही नहीं किया जा सकता, पहली बात तो, या अगर हम उसको ठीक करेंगे तो फिर उसके लिए हमें बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर चीज़, रेडिएशन के, कीमोथेरेपी के। तो ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट पिछले 20-30 सालों में हमारी हर फील्ड में, हर मेडिकल फील्ड में इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि जो रेडिएशन की मशीन्स हैं वो हमारे पास बहुत बेटर हैं, सर्जरी में हमारे पास नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रोबोट्स हैं, और कीमोथेरेपी में भी हमारे पास टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज हैं। सो इन तीनों को मिलाकर, इन सारी एडवांसमेंट्स को मिलाकर आज की डेट में हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं विद मिनिमम पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले आप, अगर आपको कभी इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, उससे आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर आप अपने ट्रीटमेंट लेने का डिसीजन लीजिए। सो डॉक्टर कुलदीप, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स हमसे ओपीडी में पूछते हैं कि सर मैं तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ही नहीं करता हूँ, कभी कभार हफ्ते में एक आध सिगरेट पी ली, तो क्या उससे कैंसर हो जाता है? क्या कोई सेफ लिमिट है स्मोकिंग की? हाँ, एज सच ये परसेप्शन हो सकता है लोगों का कि हम बहुत कम सिगरेट पी रहे हैं तो हम कम रिस्क पर हैं, बट साइंटिफिकली देयर इज नो सेफ लिमिट फॉर स्मोकिंग। और अगर हम 2 सिगरेट भी दिन की ले रहे हैं तो वो भी हमें एक नॉर्मल इंडिविजुअल से ज़्यादा रिस्क पर ले जा रहा है। और आपको नहीं पता कि वो 2 सिगरेट्स आप आज ले रहे हो, लेकिन उनको लेते लेते शायद आप कल 4 लोगे और परसों आप 10 तक भी पहुंच जाओगे। और आपको देखकर जो आपका पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपके बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो एक इसकी अलग हार्मफुल इफेक्ट्स। सो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि आप इसे शुरू ही ना करें, और अगर आप 2 सिगरेट भी ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसे क्विट करें। बिल्कुल ठीक। और दूसरा सवाल जो मेरे से बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ई सिगरेट्स या ये जो वेपिंग है, ये कितनी सेफ है? इसमें तो कहते हैं निकोटीन बहुत नाम मात्र है, तो क्या सिगरेट छोड़ के मैं वेपिंग करूं तो क्या मैं सेफ हूँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स वेपिंग को एज अ स्टाइल स्टेटमेंट और एज अ वेरी सेफ ऑल्टरनेटिव टू निकोटीन लेते हैं। बट वेपिंग में सिर्फ एक ये ही बचाव है कि उसमें जो तंबाकू है उसमें कंबस्टन नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली उसमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो वेपराइज होके आपके लंग्स में जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमें अपनी बॉडी को तो केमिकल्स और हार्मफुल केमिकल्स से ही बचाना है। So there are a lot of other chemicals that are going into our body, our lungs, and our bloodstream. So we cannot say that vaping is safe at all. And I will advise all the youngsters and all the school-going kids that they should not follow this thing. It is not at all a style statement. It is a big health hazard for future. मैं यहाँ ऐड करूंगा सर कि वेपिंग का जो ई सिगरेट है उसका मैकेनिज्म है कि उसमें एक बैटरी है, बैटरी से एक कंबस्टिबल डिवाइस
चार्ज होता है जिससे उसमें निकोटीन की कार्ट्रिज लगी हुई होती है। उस कार्ट्रिज से निकोटीन में एरोजोलाइजेशन हो जाता है और वेपर्स ऑफ निकोटीन आप इनहेल करते हैं। कोई धुआं नहीं बनता, बट अल्टीमेटली निकोटीन वेपराइज फॉर्म में आपके शरीर में जा रहा है और वो वही असर कर रहा है जो कि एक सिगरेट करती है। लोग दलील देते हैं कि इसमें तो कार्ट्रिज है, लो डोज ऑफ निकोटीन है, बट ग्रेजुअली जब आपको इसकी आदत पड़ती है तो आप बड़ी कार्ट्रिज, बड़ी सिगरेट लेते हैं तो अल्टीमेटली दी टोटल डोज निकोटीन की जो आपके शरीर में जा रही है वो ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी किसी भी सिगरेट से। मोरोवर इस सारे प्रोसेस के लिए उस निकोटीन के साथ भी और उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, बिल्कुल। तो निकोटीन तो जा ही रहा है होगा और उसके अलावा भी कुछ और हार्मफुल केमिकल्स, तो ऐसा भी हो सकता है हमारे फ्यूचर स्टडी में हमें पता लगे कि वो सिगरेट से ज्यादा हार्मफुल, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ अगर सिगरेट की बात चले तो सिगरेट स्मोक में मैं आपको बता दूं कि लगभग 4000 केमिकल्स होते हैं एक सिगरेट में, जिसमें से लगभग 60 केमिकल्स आर सस्पिशियस जो कि कैंसर कारक हो सकते हैं। सो उन 4000 केमिकल्स में से 60 केमिकल्स तो आपको कैंसर कर ही रहे हैं। सो सिगरेट इज नॉट एट ऑल सेफ, चाहे वो ई सिगरेट हो चाहे कन्वेंशनल सिगरेट हो। कोई फिल्टर्ड सिगरेट लेता है, कोई डबल फिल्टर, कोई छोटी बड़ी, किसी भी तरह की सिगरेट, कोई भी लिमिट, यहाँ हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि नो क्वांटिटी ऑफ सिगरेट इज सेफ। आप कितना कम लें, किसी भी फॉर्म में लें, किसी भी तरह की सिगरेट लें, आपके शरीर में टोबैको जा रहा है, निकोटीन जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली घातक इफेक्ट करेगा। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो हम आपके समक्ष हैं। कोई भी क्वेश्चंस अगर ऑडियंस पूछना चाहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वील बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो एक क्वेश्चन आया है हमारे पास कि व्हाट इज द लाइफ ड्यूरेशन आफ्टर द सर्जरी। सर लाइफ ड्यूरेशन डिपेंड करती है आपके कैंसर की स्टेज और उसके एग्रेसिवनेस पे, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि आप जितना जल्दी इसका इलाज कराएंगे उतना सर्जरी के बाद या रेडिएशन के बाद या ट्रीटमेंट के बाद आपकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। अगर एक बेसिक बात करूँ तो जो मोस्ट कॉमन पेशेंट्स हमारे पास एडवांस स्टेजेस में आ रहे हैं उनमें हम बोलते हैं लगभग 2/3 पेशेंट्स 65% के आसपास 5 साल तक जी सकेंगे। 5 साल एक लैंडमार्क है कैंसर में, हम 10-15 साल की बात कभी भी नहीं करते। 5 years सर्वाइवल इज अ लैंडमार्क। सो अगर आप एडवांस स्टेजेस में भी आ रहे हैं तो भी 2/3 लोग लंबे समय तक जी सकते हैं। So, यदि आप अर्ली स्टेज में हमारे पास आते हैं तो 85-90% ऑफ द पेशेंट्स कैन लिव फॉर 5 years आफ्टर अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। कंप्लीट ट्रीटमेंट कैन बी सर्जरी अलोन, कैन बी सर्जरी प्लस रेडिएशन। सो सर्जरी और रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स, ट्रीटमेंट, इससे मत घबराइए। जितना जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे उतना जल्दी आप इस बीमारी से निजात पाएंगे, उतना लंबा जिए। The next question is that who is at the risk of head and neck cancer, यानी कि ये कैंसर किसको, किन लोगों को ज़्यादा, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके ज़्यादा रिस्क पर हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया, वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जो तंबाकू लेते हैं, और तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो पान मसाला हो, चाहे वो चबाने का तंबाकू हो, चाहे वो स्मोक की फॉर्म में हो, ये सारे के सारे पेशेंट्स या सारे लोग इस कैंसर को डेवलप करने के रिस्क पर हैं। इसके अलावा अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ये रिस्क नहीं है, बट उनकी जो ओरल हाइजीन है वो बहुत पुअर है, यानी कि दांतों की सफाई ठीक से ना रखना, और कोई दांत शार्प टूथ बहुत दिन तक होना, क्योंकि एक जो हमारे कई बार शार्प एक दांत होता है मुंह में, और वो बार बार एक ही जगह पर जख्म करता है और इरिटेट करता है एक एरिया को, तो कई बार देखा गया है कि वहाँ पर भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी फैमिली में बहुत इस तरह के कैंसर्स रहे हों पहले भी, तो ऐसे वाले लोग भी एक थोड़े हाई रिस्क पर हो सकते हैं इस कैंसर को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा शराब भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न है, और जो लोग तंबाकू और शराब दोनों को कॉम्बिनेशन में लेते हैं वो लोग तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं। सो शराब और तंबाकू किसी भी फॉर्म में, किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी लिमिट में आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप इस ड्रेडफुल डिसीज और या कैंसर से बचना चाहते हैं। आई विल ऐड जस्ट वन पॉइंट है कि एक डेटा के हिसाब से अगर आप टोबैको लेते हैं सो आप 6 times ज़्यादा रिस्क में हैं एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन जो टोबैको नहीं इस्तेमाल कर रही। और यदि आप सिर्फ अल्कोहल लेते हैं
तो भी आप 6 से 7 गुना टाइम्स रिस्क पर हैं। लेकिन यदि आप दोनों का इस्तेमाल करते हैं, टोबैको एंड अल्कोहल, तो ये 1 और 1 11 का असर है, आप 38 टू 40 टाइम्स मोर रिस्क पर हैं हेड नेक कैंसर्स हो जाने के एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। सो ये दोनों एक साथ करना और ज्यादा खतरनाक। अगला क्वेश्चन है कि एट व्हाट एज डज हेड नेक कैंसर स्टार्ट। सो डेटा के हिसाब से तो हेड नेक कैंसर्स कॉमन है 60-65 की एज ग्रुप में, लेकिन एज आई सेड कि आजकल हेड नेक कैंसर्स की एज और कम हो गई है। बहुत यंग पेशेंट्स आने लगे हैं, इवन 20-25 साल के लड़कों में हेड नेक कैंसर्स कॉमन है। तो इसका मोस्ट कॉमन कारण यही है जो हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे इवन 10th-12th क्लास में या 18-19 साल की एज पर वो टोबैको का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स को या पीयर ग्रुप को देखकर, चाहे घर में अपने पेरेंट्स को देखकर, या फिल्मों में अपने हीरो हीरोइंस को देखकर। लेकिन वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत जल्दी स्मोकिंग और टोबैको इनिशिएट कर लेते हैं। सो जो 15 से 18 साल की एज में टोबैको इनिशिएट कर रहा है, वो 25 साल तक आते आते कैंसर से पीड़ित हो जाता है। और आयरनी यही है कि वो एज ग्रुप आपकी सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिस एज ग्रुप में आपको कमाई करनी है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, लेकिन उस एज में आपके बूढ़े माँ बाप आपका इलाज करवा रहे हैं। सो कैंसर की एज कोई बार नहीं, किसी भी उम्र में ये हो सकता है। And the next question is that what is the role of immunotherapy in treating head and neck cancers? So immunotherapy एक तरह की medicines है, एक तरह की कीमोथेरेपी का एडवांस्ड वर्जन है, जो कि एक टारगेटेड अप्रोच के थ्रू हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स को किल करती है। तो इम्यूनोथेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है हेड एंड नेक कैंसर्स में, बट इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये हेड एंड नेक कैंसर्स में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। जो हेड एंड नेक कैंसर में मेन ट्रीटमेंट होता है वो या तो सर्जरी होता है या फिर रेडिएशन थेरेपी होता है। बट इम्यूनोथेरेपी कई बार हम इन दोनों चीज़ों के साथ में कंबाइन करते हैं, या फिर कई बार इम्यूनोथेरेपी हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिन पेशेंट्स में किसी रीज़न से सर्जरी या रेडिएशन नहीं किया जा सकता है, या फिर वो पेशेंट्स जिनको पहले 1 या 2 बार ऑलरेडी कैंसर हो चुका है और उनकी पहले रेडिएशन या रेडिएशन थेरेपी या फिर सर्जरी हो चुकी है। बट इम्यूनोथेरेपी एक फ्यूचरिस्टिक ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग इम्यूनोथेरेपी के बारे में कुछ गलत भ्रांतियां रखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये बहुत इजी है लेने में, एक टैबलेट की फॉर्म में आप ले सकते हो तो आप इसे बहुत इफेक्टिव होगी। ऐसा नहीं है। इम्यूनोथेरेपी के बारे में आपको बहुत प्रिसाइजली अपने डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा, और वो डॉक्टर्स की टीम ही आपको बताएगी कि फाइनली आपके केस में ये कितना काम करेगी। बिकॉज हो सकता है आपके केस में इसकी ज़रूरत ना हो, बाकी केस में ज़रूरत हो। सो इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, इट इज़ अ वेरी टेलर मेड and customized treatment for each and every patient. So you need to discuss it with your treating team. And it is very costly also, so we need to use it judiciously ताकि हमें उसका most benefit मिले। So अगला क्वेश्चन है कि are there any preventive measures or lifestyle changes that can reduce the risk of developing head and neck cancers? So जो कारण डॉक्टर साहब ने शुरू में बताए थे, अगर उन कारणों को कंट्रोल कर पाएं, सो यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। सबसे कॉमन कारण हेड एंड नेक में टोबैको और अल्कोहल है। सो सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज तो यही है कि स्मोकिंग एंड टोबैको एंड अल्कोहल का यूज बिल्कुल बंद किया जाए। इसके अलावा जो कॉमन कारण जैसे बताया कि कोई शार्प टूथ है, सो अपनी ओरल हाइजीन को अच्छा रखा जाए, एंड कोई भी दांत अगर आपके चुभता है तो उसकी ग्राइंडिंग कराएं, या कोई भी ऐसा छाला जो कि ठीक ना हो रहा हो तो उसको जल्दी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो कॉमनली यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, एक्सरसाइजेस, लेस स्ट्रेस, ये जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फॉर एनी कैंसर्स, नॉट स्पेसिफिकली फॉर हेड एंड नेक कैंसर्स। हेड नेक के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली बहुत हॉट, बहुत स्पाइसी फूड लेना भी लॉन्ग टर्म में कई बार नुकसानदायक होता है। सो ये चेंजेस अगर रखेंगे, एंड वी शुड बी मोर कॉशियस टुवर्ड्स आवर ओरल हेल्थ। कुछ भी गड़बड़ लगे आपको जो कि 2-3 हफ्तों से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, तो उसका इलाज जरूर कराएं। एक बेसिक चीज ये है कि कोई भी कैंसर अर्ली स्टेज में पेन लेस होता है। हम लोग यूजुअली पेन को कि सर दर्द ही नहीं कर रहा था इसलिए दिखाने नहीं आया,
अब ये दर्द होने लगा है। सो आई वुड से दर्द होना अच्छी बात है। अगर कोई भी छाला पेनलेस है, 2-3 हफ्तों से है, तो वो रिस्की है, उसको जरूर दिखाइए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ फास्ट डज हेड एंड नेक कैंसर स्प्रेड, कि ये अगर एक बार हो जाए तो कितनी देर में या कितनी जल्दी ये फैलता है। तो ये इसका डेज में या इसमें कैलेंडर्स के हिसाब से आंसर करना मुश्किल है, बिकॉज हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ कैलेंडर्स के हिसाब से या फिर डेज और मंथ के हिसाब से नहीं चलती। ये हर केस में अलग हो सकता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स के ट्यूमर कुछ महीनों तक भी स्टेबल रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ इस तरह के पेशेंट होते हैं कि उन्हें किसी बॉडी पार्ट में ट्यूमर हुआ और विद इन फ्यू वीक्स और विद इन फ्यू मंथ्स वो बाकी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो गया। सो हम इस बात पे ना जाके कि वो कितने दिन में बढ़ेगा या वो कितना हमें टाइम देगा, अगर हमें कभी भी कोई चीज़ ऐसी इंडिकेटिव लगती है जो सस्पिशियस है, जो कैंसर से रिलेटेड हो सकती है, तो हम अपने डॉक्टर से मिलें और फिर एज सून एज पॉसिबल अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। बिकॉज एक बात पक्की है कि अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो उसे स्प्रेड होना ही, वो उसकी एक नेचुरल हिस्ट्री है कि पहले वो लोकल एरिया से आपके आसपास के लिम्फ नोड्स में जाएगा, आसपास के बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, और अगर वहाँ भी वो कंट्रोल नहीं होता है तो फिर वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में, लंग में, लिवर में, ब्रेन में, बोन्स में, कहीं भी जा सकता है। सो स्प्रेड होना पक्का है, बट किस टाइम स्प्रेड होगा वो पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो कुलदीप, आई एम श्योर आप रोज ये सवाल सुनते होंगे कि क्या बायोप्सी से भी स्प्रेड हो जाता है? Yes, I'm glad कि you asked this question because ये शायद हमारे कम्युनिटी में कैंसर से रिलेटेड सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि एफएनएसी या फिर बायोप्सी कराने से उनका कैंसर बढ़ जाएगा, जबकि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि जब हम बायोप्सी करते हैं तो हम एक बहुत साइंटिफिक तरीके से एक बहुत पतली नीडल डालकर एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं, एक छोटा सा ट्यूमर का हिस्सा लेते हैं, जिसे हमें लैब में टेस्ट करना होता है। सो अगर आप लॉजिकली सोचो तो उससे कोई हार्म नहीं है, और वो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसको कि बहुत सोच समझ कर किया जाता है। बट कई बार क्या होता है कि जब हम बायोप्सी करते हैं उसके बाद पेशेंट्स को हल्का 1 या 2 दिन के लिए दर्द होता है उस एरिया में, और थोड़ी सी स्वेलिंग या थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है। तो पेशेंट उसको एक रॉन्ग तरीके से परसीव करते हैं कि हमारा पहले तो दर्द नहीं था और बायोप्सी के बाद दर्द हुआ और शायद उसी से हमारी बीमारी बढ़ गई। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना करें, बिकॉज हम क्लिनिक्स में देखते हैं लोग अपनी बीमारी को स्टेज 1 से स्टेज 3 तक ले जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस जिद में कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बायोप्सी कराएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, जबकि बीमारी तो उनकी अदरवाइज भी बढ़ती ही है। सो प्लीज ट्राई टू गेट ओवर दिस मिसकंसेप्शन। एक्चुअली ओपीडी में अगर पेशेंट, आप, मैं एज अ पेशेंट जाऊं और मैं कहूं मेरे गाल में छाला है, तो छाला तो ऑलरेडी है। अगर वो क्लिनिकली 2 सेंटीमीटर का छाला है तो बिना बायोप्सी किए भी तो वो 20 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक बढ़ा ही है ना। और बायोप्सी से कभी भी कैंसर फैलता नहीं है। बायोप्सी आपका ध्यान वहां आकर्षित कर देती है, आपको ये प्रूव कर देती है कि ये जो छाला था ये कैंसर है। सो जिस छाले को आप पिछले 4-6 महीने से इग्नोर कर रहे थे, बायोप्सी आपको बता देती है कि कैंसर है, तो आप रोज शीशे में देखते हैं, रोज जीभ लगा के उसको चेक करते हैं कि बढ़ तो नहीं रहा, बढ़ तो नहीं रहा। सो जब आप किसी भी चीज को रोज देखोगे तो जरूर वो आपको बड़ा लगेगा। एंड जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बायोप्सी के बाद थोड़ी सी सूजन, थोड़ा पेन 1-2 दिनों के लिए रहता है, तो उसको हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जब से बायोप्सी है, बढ़ भी रहा है, दर्द भी कर रहा है, तो ये तो मुझे नहीं करानी चाहिए थी। बट बिना बायोप्सी के कोई ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं किया जा सकता। सो बायोप्सी और ट्रीटमेंट से मत घबराएं। अगला क्वेश्चन है कि क्या कोई स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट या कोई ऐसे टेस्ट हैं हेड नेक कैंसर में जिससे हम इनको अर्ली डिटेक्ट कर सकें? तो आई वुड से कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, केवल क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। आई वुड सजेस्ट कि आप रेगुलरली एटलीस्ट 2-3 महीने में, ना सही 5-6 महीने में, अपने ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट को, चाहे वो डेंटिस्ट है, चाहे हेड नेक कैंसर सर्जन है या कोई और ऑन्कोलॉजिस्ट है, रेगुलर क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूर कराइए। जिस छाले को शायद आप इग्नोर कर रहे हो वो सिग्निफिकेंट हो और डॉक्टर उसको पिकअप कर ले।
कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। लोग कहते हैं सर हमारा पेट स्कैन करवा दीजिए, पूरी बॉडी स्क्रीन हो जाएगी और पता लग जाएगा। पेट स्कैन सबसे पहली बात बहुत महंगा टेस्ट है, बट अगर कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आई वुड से वन पेट स्कैन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 300 एक्सरेज। तो क्या हम बिना किसी मतलब के 300 एक्सरेज कराते हैं कभी? सो पेट स्कैन इज नॉट द आंसर। अगर कुछ डाउट लगता है तब हम लोग फर्दर टेस्ट कराते हैं, चाहे एमआरआई कराएं या बायोप्सी करें या कभी कभी पेट स्कैन भी करें। बट द इनिशियल पिकअप की ये चीज सस्पिशियस है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही होती है। सो डॉक्टर को दिखाएं जरूर, उसको इग्नोर ना करें। Okay, so and the next question is कि what are the advancement in treatment options for head and neck cancer in India? I think हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि पिछले 2 से 3 डेकेड्स में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। कैंसर के हर ट्रीटमेंट में वो एडवांसमेंट हुई है, सर्जरी में हुई है, जैसे वहाँ पे रोबोटिक्स है और नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नई तरह की सर्जरीज आ गई हैं। कम छोटे एरिया में छोटी सर्जरी से हम बड़े अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। इसी तरह रेडिएशन में हमारे पास IMRT और IGRT नाम की चीज़ें हैं जिनसे कि हम बहुत प्रिसाइजली, पहले ज़माने में अगर हमें रेडिएशन देना होता था तो हमें बहुत बड़े एरिया को ट्रीट करना पड़ता था, तो कई बार उससे जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं ट्यूमर के आसपास के उनको भी रेडिएशन एक्सपोजर होता था। बट आजकल हमारे पास नई मशीन्स हैं जिनसे कि हम सिर्फ प्रिसाइजली रेडिएशन उसी एरिया को डिलीवर करते हैं जहाँ पे कि ट्यूमर है या फिर जो एरिया रिस्क पर है। तो ये है। और थर्ड, जैसे हमने इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी की बात की, उसमें भी बहुत एडवांसमेंट हुई है। पहले जो उनके साइड इफेक्ट्स थे, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, ब्लड पिक्चर्स का डिरेंज होना, तो वो सब चीज़ें भी आजकल बहुत कम हो गई हैं। सर्जिकल एडवांसमेंट्स की बात करूं तो पहले बड़े बड़े इंसिजन, पूरा गला खोल के ऑपरेशन किया जाता था। तब ये मानते थे कि पेशेंट जिंदा रहना चाहिए, सुंदरता और खा पी तो बाद में भी लेगा। सो एज आई सेड कि नॉट ओनली द ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स, अब हम फंक्शनल और कॉस्मेटिक आउटकम्स पे भी उतने ध्यान देते हैं। सो जो चीरे हैं, जो कट है, वो छोटे हो गए हैं। हम इस तरह देते हैं कि थोड़े समय के बाद वो आपकी नॉर्मल स्किन क्रीज में घुल जाए और चेहरा बहुत खराब ना दिखे। प्लास्टिक सर्जरी बहुत इंप्रूव हो गई है। पहले जो फ्लैप लगाते थे, कई बार हम फोरहेड की स्किन घुमा के ऐसे मुंह में लगा देते थे, चेहरा पूरा फोरहेड खराब हो गया। सो अब वो फ्लैप्स नहीं किए जाते। अब फ्री फ्लैप्स हम थाई से या हाथ से, इवन पैर से हड्डी लेके जॉ बनाने की प्लास्टिक सर्जरी भी आजकल रेगुलरली होती है। इम्प्लांट्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, रोबोटिक सर्जरी हो गई है। इवन थायराइड कैंसर्स या गले की गांठें निकालने के लिए बिना चीरा दिए हम मुंह से या चेस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं और गले में बिना इंसिजन दिए भी छोटे कैंसर्स को निकाला जा सकता है। लॉन्ग टर्म आउटकम्स इंप्रूव हो गए हैं क्योंकि रेडिएशन अच्छी है, सर्जरी अच्छी है, इम्यूनोथेरेपीज एंड रेगुलर फॉलोअप अगर रहे, सो ओवरऑल आउटकम पहले से बहुत इंप्रूव हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन अल्कोहल कंजम्पशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेड नेक कैंसर्स? इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो अल्कोहल और टोबैको की बात काफी हो गई। अगला क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपके लिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड नेक कैंसर्स एंड हाउ डू दे डिफर इन टर्म्स ऑफ सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट? सो अगर हम टाइप्स की बात करें तो एज अ डॉक्टर तो हम करीब मे बी 100 कैंसर हैं ऐसे जो कि पैथोलॉजिकली अलग अलग हैं। बट फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे इस एरिया में हमने जो हेड एंड नेक का हमारा एरिया है, इसको हमने अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है। तो हमारे उस डिफरेंट जोन्स में कैंसर होते हैं, वो एक दूसरे से कुछ हद तक अलग अलग होते हैं और उन्हीं के बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। उसी के बेसिस पे उनका आगे का के रिजल्ट्स डिसाइड होते हैं और उसी के बेसिस पे उनका फॉलो वगैरह डिसाइड होता है। तो अगर सपोज किसी को ओरल कैविटी में कैंसर है, यानी कि लिप पे या फिर जबड़े में कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी से ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी को गले का कैंसर है या वॉइस बॉक्स का कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट रेडिएशन से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो इस तरह के बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। सारे कैंसर्स एक जैसे नहीं हैं और अलग अलग टाइप के हिसाब से ही उनका ट्रीटमेंट पेशेंट को हम
बताते हैं और उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट करते हैं। सो एक कॉमन मैन को शायद ये समझना बहुत मुश्किल होगा उन टाइप्स को, बट उसके लिए शायद सबसे बड़ी समझने वाली चीज़ ये है कि कभी भी कोई भी कैंसर है तो वो आगे जाके जानलेवा हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट टुडे वन व्हेनेवर इट इज डायग्नोस्ड। जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस, कुछ कैंसर्स हैं हेड नेक में, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, थायराइड का कैंसर, इनमें यूजुअली हम सर्जरी प्रेफर करते हैं। नेजोफेरिंक्स, नाक के पीछे का हिस्सा है या उसके ऊपर के पैरानेजल साइनसेस हैं, तो वहां पर रेडिएशन ज्यादा प्रेफर की जाती है। जीभ का कैंसर अगर छोटा है, गाल का कैंसर छोटा है, जिसको मोस्ट कॉमनली स्क्वेमस सेल कैंसर बोलते हैं, तो सर्जरी प्रेफर की जाती है। सो द मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ कैंसर एंड द साइट ऑफ कैंसर, किस तरह का और किस जगह पर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टारगेटेड थेरेपी इन हेड एंड नेक कैंसर्स। सो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, दीज आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। टारगेटेड थेरेपीज हम तब देते हैं जब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हमारे खत्म हो चुके हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन, जैसे रेडिएशन लग चुकी है। सो यहाँ मैं एक आपसे बहुत सवाल पूछना चाहूंगा, रेडिएशन हम दोबारा कब दे सकते हैं, कितने समय के बाद हम दोबारा उस ट्रीटमेंट मोडालिटी को यूज कर सकते हैं? यस, सो ये भी एक डॉक्टर्स में थोड़ा मिसकंसेप्शन था अभी तक कि अगर किसी पेशेंट को हमने एक बार रेडिएशन से ट्रीटमेंट कर दिया है तो उसे हम लाइफ टाइम में दोबारा रेडिएशन नहीं दे सकते। पहले ऐसा होता था बिकॉज पहले जो रेडिएशन दी जाती थी वो ऑलरेडी एक ही बार में बहुत बड़ी फील्ड को दे दी जाती थी और वो उतनी एडवांस तरीके की भी नहीं थी। बट क्योंकि इन दिनों हमारे रेडिएशन के जो फील्ड्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, ज़्यादा प्रिसाइज होते जा रहे हैं, तो हम एक ही पेशेंट में रेडिएशन कई बार दे सकते हैं। दो या तीन बार तो बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को एक बार रेडिएशन हुआ है हेड एंड नेक एरिया में और अगर उसको सपोज 1.5 या 2 साल के बाद कैंसर आता है और ये डिसाइड होता है कि उसे फिर से रेडिएशन की ज़रूरत है, तो हम उसको दोबारा रेडिएशन के लिए बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। उसमें हम उसके पिछले रेडिएशन के डिटेल्स देखते हैं कि उसको पहले कितनी डोज मिली है और उसके बीच में कितना गैप रहा है, और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके अब सेकेंड टाइम का जो कोर्स है उसकी रेडिएशन और उसके फील्ड्स डिसाइड करते हैं और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सो सेकेंड टाइम रेडिएशन इज ऑल्सो सेफ इन दीज डेज, सो यू शुड नॉट थिंक दैट इट कैन नॉट बी गिवन अगेन। So the take home message is कि एटलीस्ट 1.5-2 साल के बाद हम दोबारा भी रेडिएशन दे सकते हैं। So coming back to the same question again कि टारगेटेड थेरेपी हम यूजुअली तब प्रेफर करते हैं जब सर्जरी और रेडिएशन के ऑप्शंस खत्म हो गए हो, या फिर बीमारी इतनी ज्यादा है कि हम चाहें कि थोड़ी अगर वो छोटी होती तो मैं इजीली ऑपरेट कर पाता, या थोड़ी और छोटी होती तो इजीली रेडिएशन दे पाते। सो कई बार थोड़ा उसको उस ट्रीटमेंट बाउंड्री में लाने के लिए एज अ न्यू एडजुवेंट थेरेपी भी कई बार हम देते हैं, ताकि हम आगे उसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी या रेडिएशन कर पाए। यहाँ एक फर्क जानना जरूरी है कि व्हाट इज टारगेटेड थेरेपी, व्हाट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी नॉर्मल इंजेक्शंस हैं जो कि हम नसों से देते हैं और वो एंटी कैंसर इफेक्ट लाते हैं। जैसे इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऐसे ही कैंसर सेल्स को मारने के लिए एंटी कैंसर ड्रग्स को यूजुअली कीमोथेरेपी कहा जाता है। बट कीमोथेरेपी एक ब्रॉडली एक्ट करती है कैंसर सेल्स के साथ साथ कुछ नॉर्मल सेल्स, बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी हार्म करती है, इसीलिए कीमोथेरेपी टॉलरेट करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। शुरू की 1-2 साइकिल के बाद बॉडी वीक महसूस होती है, उल्टी, चक्कर, कमजोरी, भूख नहीं लगना, ये सब कॉमन है। लेकिन टारगेटेड थेरेपीज आप एक मिसाइल की तरह मान सकते हैं कि सीधा उसी एक घर को उड़ाना है जहां पे कोई ना कोई टेररिस्ट बैठा हो। सो टारगेटेड थेरेपी केवल उस कैंसर सेल को इफेक्ट करती है, तो असर थोड़ा सा अच्छा आता है और साइड इफेक्ट्स कम आते हैं। बट कॉस्ट इज एन इशू, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो टारगेटेड थेरेपीज को भी आजकल कॉमनली यूज किया जाने लगा है। बट एज आई सेड, कॉस्ट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, कॉमनली यूज करने में कई बार मुश्किलें भी आती हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि क्या कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है जिससे कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर डिटेक्ट किया जा सके? ऐसा आज के उसमें हमारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे हम इसको हेड एंड नेक कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। बट येस, देयर आर सर्टेन ब्लड टेस्ट दैट आर डन एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल
वर्कअप। जब हम एक पेशेंट को ओवरऑल डायग्नोसिस करते हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट है जो हम करते हैं साथ में, बट एक कोई सिंगल ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं है आज की डेट में जिससे हम इसको डायग्नोस कर पाए। और उसको डायग्नोस करने के लिए अल्टीमेटली हमें एफएनएसी या बायोप्सी, जिसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया, उसके लिए जाना ही पड़ेगा। सो कई बार चीज़ों को एक मिसयूज किया जाता है या मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन भी कई बार पेशेंट्स तक पहुंच सकती है कि ऐसे कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं। बाकी बीमारियों के लिए यस कुछ ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, बट हेड एंड नेक कैंसर जिसकी आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं। मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स हमको कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी तो देखो मैंने पूरा हेल्थ पैकेज करा लिया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप कह रहे हो कैंसर है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कहते हैं आप बायोप्सी करवाइए, कंफर्म हो जाएगा। नहीं नहीं, बायोप्सी तो उससे तो फैल जाएगा, बायोप्सी हम नहीं कराएंगे, रिपोर्ट्स तो आप देख ही रहे हैं सारी नॉर्मल है। सो मैसेज यहाँ यही है कि कैंसर ब्लड टेस्ट से डायग्नोज नहीं होता। आप एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर में भी आपके ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल आ सकते हैं। सो कैंसर का डायग्नोसिस एफएनएसी या बायोप्सी से होता है। और जनरली दूसरा सवाल होता है कि क्या स्टेज है, तो स्टेज के लिए यूजुअली हम कोई ना कोई स्कैन्स कराते हैं, चाहे एमआरआई स्कैन कराएं, चाहे पेट स्कैन कराएं। सो बायोप्सी एंड स्कैन, ये दोनों टेस्ट ही आपके आधे से ज्यादा सवालों के जवाब दे सकता है कि कैंसर है या नहीं, और अगर है तो क्या स्टेज है, क्योंकि उसी स्टेज के हिसाब से आगे के ट्रीटमेंट डिसाइड किए जाते हैं। आपका जो लॉन्गेविटी का सवाल है कि कितने समय तक पेशेंट जिंदा रहेगा, बीमारी वापस तो नहीं आएगी, ये भी सवाल स्टेज पे डिपेंड करते हैं। सो बायोप्सी और स्कैनिंग से मत घबराइए, ब्लड टेस्ट के भरोसे मत रहिए, ब्लड टेस्ट नॉर्मल ही आएंगे। So I think there are no more questions. So till we wait for the next question, आप कुछ और गाइड करना चाहें? हाँ, एक मैं इस बीच अगर समय है तो हम ये कहेंगे कि जैसे हमने एक बायोप्सी के बारे में एक मिसकंसेप्शन है, एक भ्रांति है, ऐसी एक दो चीज़ें और हैं। जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं जब उनका कैंसर क्यूरेबल स्टेज पे होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, मैं ये नहीं कहता कि वो काम नहीं करती, लेकिन कैंसर में और या फिर हेड एंड नेक कैंसर में स्पेशली हमारे पास बहुत अच्छी एलोपैथिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जिसको जो कि इतनी सालों की रिसर्च के बाद, इतनी सारी गाइडलाइंस के बाद आपके पास अवेलेबल है, अगर उसे आप छोड़ के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो शायद पर्सनली मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा और बहुत गलत डिसीजन होता है। बहुत सारे पेशेंट्स टाइम रहते एलोपैथिक ट्रीटमेंट से घबराते हैं और वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में चले जाते हैं जिनके उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जिसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। और जब वो हमारे पास 2-3 महीने 6 महीने बाद आते हैं तो उनका कैंसर ऑलरेडी स्टेज 1 से स्टेज 3 या 4 तक पहुंच चुका होता है। और वर्स्ट पार्ट ये होता है कि उनको ये पता भी नहीं होता कि उन्हें क्या दिया गया। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको एक स्लिप्स दी जाती हैं, आपको कंसल्टेशन नोट्स दिए जाते हैं, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, बट वहाँ हमें ये भी नहीं पता चलता कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिला है। तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है स्पेशली इंडिया में। तो दैट आई विल सजेस्ट कि वी शुड बी मोर वी शुड हैव मोर इंफॉर्मेशन, वी शुड गैदर मोर इंफॉर्मेशन बिफोर गोइंग फॉर दीज ट्रीटमेंट्स। सर एक और क्वेश्चन है कि क्या साथ रहने से, साथ खाने पीने से, सेम टॉवल इस्तेमाल करने से ये कैंसर फैल सकता है? क्योंकि कैंसर है, खून आया, हमने टॉवल से साफ किया, अगर उसी टॉवल से किसी और ने हाथ पहुंचे हैं तो क्या उसको ये कैंसर ट्रांसमिट हो सकता है? नहीं, ऐसे देयर आर नो स्टडीज कि उससे कैंसर ट्रांसफर हो सकता है, बट यस इन्फेक्शन तो ट्रांसफर हो ही सकता है। यस। तो हमेशा कोशिश करें कि जो पेशेंट है उसको हम रीजनेबल उसे हम सेपरेट करें, बट एक अनरीजनेबल सेपरेशन भी नहीं होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ में बैठे एक टेबल पे खाना ना खाएं? भी नहीं। अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है, चाहे पेशेंट की रेडिएशन चल रही है या फिर उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, पेशेंट से
डायरेक्टली आपको कैंसर नहीं हो सकता, बट कई बार हम पेशेंट को सेपरेशन की हिदायत देते हैं। उसके रीज़न कुछ और होते हैं। सपोज पेशेंट की कीमोथेरेपी और रेडिएशन चल रही है तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो कई बार उस रीज़न से हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट को भीड़ भाड़ में ना जाए, ज़्यादा लोग उनसे ना मिलें, या फिर कई बार उनके जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं वो दूसरों को ना फैले, इसलिए भी। बट उसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक कैंसर का पेशेंट दूसरे आदमी को या अपने फैमिली मेंबर्स को ये बीमारी दे देगा। क्योंकि हमने बहुत कॉमनली देखा है, कई बार एल्डरली किसी को कैंसर है तो परिवार से उसको बच्चों को गोद में खिलाने से मना कर दिया जाता है, अरे नहीं बच्चों को मत लो। तो मैसेज यही है कि इस तरह से कैंसर नहीं फैलता है, तो उनको छुआछूत की बीमारी ना समझे। तो क्या ये कैंसर पीढ़ियों में भी चलता है, आगे ट्रांसमिट हो सकता है? यस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च का सब्जेक्ट है कि कैंसर हमारे कौन कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जेनेटिक्स के थ्रू हमारे जनरेशन्स में जाते हैं। हमारे पास कुछ कैंसर्स तो ऐसे हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है। ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें ये काफ़ी हद तक प्रूव हो चुका है कि अगर किसी की मदर को या सिस्टर को कैंसर है तो उसकी डॉटर्स भी ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर के लिए हाई रिस्क पे रहती है। इसी तरह अगर किसी के ब्रदर को या फादर को है तो प्रोस्टेट कैंसर का उनके बेटों को या आने वाली जनरेशन्स को हाई रिस्क हो सकता है। बट सिमिलर टेंडेंसी हेड नेक कैंसर्स में उतनी नहीं है। अभी तक जो रिसर्च मिली है उसमें कोई बहुत स्पेसिफिक हमें ऐसे जेनेटिक मार्कर्स नहीं मिले, बट हमें नहीं पता, हो सकता है आगे वाले रिसर्च में कभी ऐसा आए कि अगर किसी एक पेशेंट को कैंसर है हेड एंड नेक एरिया का तो उसकी बाकी जनरेशन भी रिस्क पर है। बट ऑफ कोर्स बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि अगर हमारी फैमिली में एक को है तो बाकी जनरेशन्स को थोड़ा सा हम ज़्यादा जागरूक हो जाएं, हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं अपनी हेल्थ को लेके, तो वो फिर भी हमें फॉलो करना चाहिए। साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, मे बी अगले कुछ सालों में हमें इसका और बेहतर आंसर मिले। आज की तारीख में हेड एंड नेक कैंसर्स पीढ़ियों में नहीं फैलते जनरली। ये क्वेश्चन पूछा है अंजलि जी ने कि क्या आप आउट ऑफ दिल्ली में ट्रीटमेंट करते हैं? सो आउट ऑफ दिल्ली हम लोग जाते ज़रूर हैं, हम ओपीडीज करते हैं। ट्रीटमेंट यूजुअली यहाँ दिल्ली में जो हमारा सेंटर है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, यहीं किया जाता है। फिर भी जो भी सपोर्ट दिया जाए पेशेंट्स को वहाँ फॉलो अप कर सकते हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं। इलाज के बाद वो वहाँ दिखा सकते हैं, या इवन वहाँ पर इलाज के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है और किसी डॉक्टर के पास वो गए हैं तो यूजुअली हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, बात करते हैं कि भाई हमने क्या किया है और हमारे राय में क्या होना चाहिए। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली संभव है, बट क्योंकि ये हाई एंड ट्रीटमेंट्स हैं, रेडिएशन मशीन वहाँ नहीं लेके जाई जा सकती, ऑपरेशन भी यहीं किए जाते हैं, सो मेजर ट्रीटमेंट्स यहीं किए जाते हैं। और कोई क्वेश्चंस नहीं है, so I think we should end our session here. So thank you. Okay, so thank you all, and we wish that you would have gained some insight from this discussion, and we wish you all the best, and we hope that everyone will be having his life tobacco free, alcohol free, and with a good lifestyle. Thank you. थैंक यू। इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो यू कैन रीच आउट टू अस डायरेक्टली। हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर शेयर किए जाएंगे। वी विल ऑलवेज बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।